पालन हमको संगठन में रह के करना है। आप हेलमेट पहन के चलोगे तो कोई पुलिस वाला आपको रोकेगा नहीं। हेलमेट जो पहनना है वो हमारी सुरक्षा के लिए है। पुलिस वाला आदमी रोड पे खड़ा है और आपको बिना हेलमेट के देख रहा है तो वो क्या सोचता है कि इसको ही इसके परिवार की नहीं पड़ी है तो फिर हमको क्या लेना देना, ला 50 लाख 100 लाख, बात यही होती है। और हम डर के उसको 500 रुपये दे देते हैं लेकिन 200 रुपये का हेलमेट हम नहीं लाते हैं। हम लोग यहाँ से घर पे जाते हैं, रोड पे ऊपर चल के जाते हैं, वहाँ पर खड्डा है, हमारा पैर मोच आ गया तो हम क्या करते हैं, सेठ को बोलते हैं सीट पकड़ दो, पैसा दो, हमको ट्रीटमेंट करवाना है। ऐसा ही चलता है ना। मेडिक्लेम होता है तो हम मेडिक्लेम ले लेते हैं, लेकिन वो रोड जिसने बनाया है उसकी जिम्मेदारी होती है। अहमदाबाद म्यूनसिपल अगर अहमदाबाद में है तो अहमदाबाद का कॉरपोरेशन वो पैसा देगा। क्यों? क्योंकि ये रोड बनाने की जिम्मेदारी उसकी थी। ये रोड पे ऊपर खड्डा है, उसकी जिम्मेदारी उसकी थी। तो ये चीज़ अपने को पता नहीं है। हमको ये पता है कि पुलिस वाले जो है उसको रोकने का अधिकार नहीं है। वो ट्रैफिक वाले को, वो टीआरबी वाले होते हैं, होमगार्ड होते हैं, लेकिन उसके साथ लड़ा कैसे जाता है वो हमको पता नहीं है। सही बात है ना। अखबार में आता रहता है कि बांग्लादेशी घुस गए हैं। अभी ये सब माहौल, अभी ये सीजन चल रहा है, ये सब चीज़ों का सीजन होता है। अभी बांग्लादेशी का चल रहा है, इसके लिए तुम्हारे ऊपर तवई आ गई है कि भाई पुलिस वाले पकड़ते हैं तो तुमको यही बोलते कि तुम बांग्लादेशी हो, ऐसा वैसा बोलते हैं ना सब लोग। ऐसा सुनने में आया होगा शायद, पता है राजकोट में कोई 2 बांग्लादेशी पकड़ गए। हमारे देश के लोग भी ऐसे हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग तरीके से चले जाते हैं। पता है वो यूएसए में भी हम लोग 80-80 लाख रुपए लेके, सारे गुजराती वो पटेल लोग होते हैं ना, तो वो अमेरिका नहीं चलते, गैर कायदे से चले जाते हैं। तो क्या वो आतंकवादी है? नहीं है ना। वैसे बांग्लादेश से कोई आया हुआ है तो क्या वो आतंकवादी हो गए? अखबार में आता है ना कि कल हमारी एटीएस ने 2 बांग्लादेशियों को पकड़ लिया है, तो क्या वो आतंकवादी हो गए? नहीं हुए। वो यहाँ के काम क्या करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। बांग्लादेशी है, बिना परमिशन के आए हुए हैं, हमने पकड़ा है तो उसको वापस अपने देश छोड़ देना है। सिंपल चीज़ यही है। हाँ, पर यहाँ आके देश के विरुद्ध में कुछ काम करता है, समाज को खराब करने में काम करता है, आप लोगों को ही और जातिवाद के धर्म में लाके आपको भड़काने का काम करता है, तभी वो आतंकवादी कहलाता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये संगठन में जुड़ के जो जातिवाद, धर्मवाद, पक्षवाद कुछ भी करना नहीं है। कोई भी अधिकार अपने सीख लो। कल मौलिक भाई है कि नहीं है, फारूक भाई है कि नहीं है, लेकिन आपको मैं जो चीज़ आज बताने आया हूँ ना वो ये है कि मैं आपको एक हथियार देने आया हूँ, आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूँ। मैं आपके साथ में रहूँगा नहीं रहूँगा बात की बात है, लेकिन आपको आपके अधिकार इतना सिखा के जाऊँगा ना कि आप पृथ्वी के ऊपर, भारत देश के अंदर किसी भी क्षेत्र में, किसी की विभाग में कुछ भी गलत होता है ना तो आपको उसको सही बताने का जो अधिकार, सवाल पूछने का अधिकार, डर निकालने का जो चीज़ है वो यहाँ से मैं आपको सिखा दूंगा, यानी फारूक भाई सिखा देंगे। तो फारूक भाई की जो बात है वो ऐसी है कि हमारे समाज के यहाँ के लोगों को बहुत सारा शोषण होता है, उनके साथ गलत चीज़ें होती हैं, ऐसे मेहनत करते हैं रात दिन तक। और अभी तो मार्केट की सिचुएशन भी ख़राब है, पहले जैसा नहीं है, कंपटीशन बहुत है, मजदूरी ज़्यादा है, कमाई कम है। तो उनको ऐसा है कि मैं अपने समाज के लिए योगदान दूं। तो आपके लिए ले रहे तो सबको, ऐसा नहीं है कि फारूक भाई काम कर रहे हैं, मौलिक सर काम कर रहे हैं तो हमको भाई कुछ तकलीफ होगी तो मैं इनको पकड़ लूँगा, ऐसा नहीं। सबको इकट्ठा होके एक यूनिटी बना के आगे जाना है। यूनिटी की ताकत क्या होती है वो मैं आपको एक सिंपल उदाहरण से बताता हूँ। जैसे कोई गाय होती है, कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, पत्थर बताते हैं, पत्थर मारते हैं तो भाग जाते हैं, सही है ना। अभी कोई वो मधपुड़ा होता है, मधपुड़ा पता है ना, मधमाखी, उसको हम पत्थर मारेंगे तो क्या होगा, हमको भागना पड़ेगा, सही है ना। तो हमको मधपुड़ा बनना है। सबसे पहले हमको इकट्ठा होके यूनिटी का पावर बढ़ाना है, बैठ के। उसके बाद जितने भी कायदे हैं उसके लिए हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे कम हो, लेकिन अभी आपका परिवार होगा, आपके बच्चे होंगे, उसको एजुकेशन मिलना चाहिए, अच्छे से अच्छा एजुकेशन। क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी इसी तरह से आगे बढ़े, यहीं शोषण का शिकार हो? बेचारे 50,000 कमाते हैं, लाख रुपए कमाते हैं, उसमें से 20,000 30,000 तो कहीं भी भ्रष्टाचार में चले जाते हैं। जब आप इसके अंदर सीखोगे ना तब पता चलेगा। और ये जो जातिवाद लेके आया है ना वो सिर्फ पक्ष लेके आया है, कांग्रेस पक्ष, भाजपा पक्ष, कोई भी पक्ष हो, अपने नाम नहीं लेते, लेकिन उसके अंदर हमारा क्या क्या शोषण हो जाता है ना वो आपको पता नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो, ज़्यादा
देखो किसी को पता है कि नहीं है, हम पूरा दिन अंदर दुकान के अंदर काम करते हैं, फिर भी हम लोग मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, अभी इलेक्शन में क्या लगता है, यही सब बातें चलती रहती है, हमको इसका कोई लेना देना भी नहीं है। एडवर्टाइजमेंट जो बनाया है ना, एडवर्टाइजमेंट, उसमें सबसे ज्यादा रोल आता है मीडिया का। सबसे पहले किसी को मीडिया देखने का ही नहीं, टीवी में जो आता है न्यूज चैनल वो देखने का ही नहीं, वो ये सब सेटिंग से होता है, कभी भी देखने का नहीं। ये कांग्रेस वाले ने ये किया है, भाजपा वाले ने ये किया है, आम आदमी पार्टी ने ये किया है, उसके अंदर अपने को कोई लेना देना ही नहीं है। हम जो एरिया में काम करते हैं ना, वो एरिया के अंदर, जैसे कि मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ, तो ना तो मैं आपके साथ कोई नोट लेने वाला हूँ या कोई वोट लेने वाला हूँ कि आप मेरे साथ रहोगे तो आप मुझे वोट दोगे, कोई लेना देना ही नहीं है मेरा वोट से। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि अगर आप ये संगठन में जुड़ने के बाद अपने अधिकार सीख लोगे ना, तो ये एरिया के अंदर जितने भी विभाग है, लीगली विभाग है, कोई कॉर्पोरेटर है, कोई भी पक्ष वाला है, वो आपको जो उल्लू बनाने का जो काम करते हैं ना, वो नहीं करेंगे। जैसे कि उदाहरण तौर पे कोई भी वोट लेने आता है तो क्या बोलता है, वोट लेने आता है तो क्या बोलता है कि आप मुझे वोट दो, मैं यहाँ पर स्कूल बनाऊंगा। ऐसा सुना होगा ना शायद कभी किसी ने। देखो आप सब लोग छोटे बच्चे हो, कोई बड़ा होगा तो उसको पता होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सुनते हैं फिर तालियां बजाते हैं, मेरा काका है, मेरा चाचा है। पॉलिटिक्स में ऐसा कोई होता ही नहीं है, वो आप सब लोग जानते हो, पता है ना। राजकारण में कोई किसी का सगा नहीं होता है, वो ऐसा सुना होगा, है ना। नहीं सुना तो सीख लो, आगे सीखना पड़ेगा। सब लोग आते हैं, खुद का ही करते हैं, किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता है। मैं आपको बोलूंगा मेरे लिए तुम नीचे आओगे तो नहीं आओगे भाई, तो कोई तुम्हारे लिए क्यों चढ़ेगा। सेवा के लिए, कुर्सी के लिए इतनी जो लड़ाई होती है वो आपके लिए नहीं होती है, वो खुद के लिए होती है। आप इतना समझ लो कि आपके वोट को कहीं गांव के अंदर कोई अधिकार, जो राजकारण में होता है ना, वो 500 रुपए में वोट खरीदता है, ऐसा कहीं सुना होगा। 500 रुपए में, 700 रुपए में, 1000 रुपए में। वही आदमी 2 साल 4 साल के बाद 500 करोड़ का आदमी बन जाता है। ये मैं बोल नहीं रहा हूं, ये आप देख लेना। तो क्यों अपने 500 रुपए की वोट की वजह से वो 500 करोड़ का आसामी कैसे हो गया, ये सिस्टम को समझना है। जिसने भी भले 4 चौपड़ी की भी पढ़ाई की होगी ना, तो उसको पता होगा कि स्कूल में जब हम पढ़ाई करने जाते हैं ना, तो पहले गुजराती विषय, हिंदी विषय आता है, बंगाली आता है, संस्कृत आता है, इंग्लिश आता है। कभी आपने ऐसी स्कूल देखी कि सब आप पहले हिंदी ही पढ़ा लेते हैं, पूरी बुक? सुना कभी ऐसा कि फिर दूसरी बार आए तो इंग्लिश की ही बुक पढ़ा ली? ऐसा कभी नहीं सुना होगा। वो लोग भी ये समझते हैं कि हर एक चीज का थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेना जरूरी है। आप इतना काम करते हो, अपने धर्म के लिए टाइम निकालते हो 10 मिनट, तो कर्म के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, ये अपना कर्म है। इतना समझ लो आप। खुद के लिए, खुद के परिवार को आप क्या दोगे? पैसा ही दोगे? संस्कार भी दो, पावर भी दो। रेती और मिट्टी दोनों चीजें होती है, लेकिन दोनों में फर्क होता है। रेती होती है ना, सिर्फ धुएं उड़ाती है, वो किसी काम में नहीं आती। लेकिन मिट्टी जो होती है ना, उससे मूर्तियां बनती है, मकान बनते हैं। हमको हमारे देश की मिट्टी बनना है, रेती नहीं बनना है। वो किसी काम के नहीं है, समझ गए आप। इसके अंदर आपको ज्यादा साइंस लगाने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई यार मैं कम पढ़ा लिखा हूँ तो मैं ये ग्रुप में ज्वाइन हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। 1 साल तक फारूक भाई का, उमर भाई का साथ दे दो, 1 साल के बाद आपको ऐसा पावर आ जाएगा ना कि पुलिस वाले शायद आपको देख के ही भाग जाएंगे। अभी कैसा होता है कि पुलिस वाले देखते हैं, हम पुलिस वालों को देखते हैं तो रास्ता बदल देते हैं। कितने लोगों को ऐसा अनुभव किया है? किसने? हाँ, देखो अभी पुलिस जो है ना, वो तो हमारी सुरक्षा के लिए है। हम क्या 2 नंबर का दारू का धंधा करते हैं तो हमको उससे भागना है? सिस्टम तो हमको पता नहीं है। इसके लिए सब हम लोग एक साथ में रहेंगे। थोड़ा व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप तो रहता है ना सबके हाथ में, फोन तो रहता है ना, उसको भी मैं बॉम्ब ही मानता हूँ, समझ गए। क्योंकि पटाखे जब फूटते हैं ना दिवाली में, तो भी बॉम्ब काम आता है, और किसी को उड़ाना है ना तो भी बॉम्ब ही काम आता है। लेकिन उसका उपयोग अंदर क्या होता है उसके ऊपर डिपेंड है। मोबाइल फोन का उपयोग बहुत अच्छा है, दुनिया अंदर आ जाती है, लेकिन हम उसके अंदर चले जाए ना, ये गलत है। समझ गए आप। तो अभी आप सब युवा हो, छोटे उम्र के हो, तो थोड़ा
इसके अंदर ज्वाइंट होने के बाद थोड़ा अपने अधिकार सीख लो, नियम सीख लो, कायदे सीख लो। बाकी लड़ना तो सामने कोई भी होगा, तुम सही होगे ना तो सामने पुलिस होगी, कमिश्नर होगा, कोई भी होगा, हम लड़ लेंगे। और डंडा खाने का होगा ना तो उस टाइम फारूक भाई तुम आओगे ना, फारूक भाई और हम सब साथ में रहेंगे, है ना। तो अब आप अच्छी लगी तो फारूक भाई के साथ रहो, सही है फारूक भाई। तो अभी रोज हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, आज का आज सीखेंगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी, कल का दिन बिगड़ जाएगा। आप लोगों के शरीर के अंदर वापिस वो जुनून आ जाएगा ना तो फिर आप कुछ तलवार बलवार उठा दोगे आज। पहले के जमाना था ना, उसमें युद्ध होता था ना, तो उस टाइम तलवार, हथियार, भाला ये सब चीज थी, है ना। अभी के जमाने में क्या है, हथियार कौन सा है वो पता है आपको? कलम है, कलम, पेन। वो ऐसा हथियार है कि पहले के ज़माने में जो घोड़ा था ना उसको आज के ज़माने में कागज है, और जो तलवार थी ना वो कलम है। यानी कोई भी विभाग के अंदर आप कागज कलम से लिख के कागज छोड़ देंगे ना तो वो अधिकारी होगा ना बेचारा कांपेगा। कायदे से कहीं पे भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे पास आ सकते हो, यानी फारूक भाई के पास जा सकते हो। तो सबसे पहले मेरे लिए नहीं, फारूक भाई के लिए एक जोरदार तालियां दिल से, क्योंकि आपके समाज को आगे लाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए और सुरक्षा लाने के लिए इन्होंने बहुत सारा मेरे से चर्चा की है। और आप जानते हो कि आप सबको लेके इतनी जिम्मेदारी आदमी के पास रहती है तो इसके पास टाइम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो टाइम निकाल के, वो खुद तो सक्षम है ही है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को सक्षम करने का इनका जो संकल्प है ना, तो हम लोग सब साथ में होकर पूरा करेंगे, ठीक है। तो अभी भारत माता की जय घोष कर देते हैं हम, फिर जय हिंद भी बोलेंगे, है ना। भारत माता की यार एनर्जी चली गई है, दिल्ली कांप जाएगी। नहीं फिर से सुनाई देना चाहिए पूरी। भारत माता की जय हिंद। जी को बोलता हूँ, 2 शब्द बोलो। जय बांग्ला। वो क्या बोला, फिर से बोलो, फिर बोलेंगे जय बांग्ला। देखो मैंने ऐसे इसीलिए, हम लोग अलग अलग संप्रदाय से है, अलग अलग राज्य से, अलग अलग जिले से है, इसीलिए मैंने सबसे पहले, सबसे ऊपर तो हम भारत के नागरिक ही है ना, तो इसीलिए हमने हिंदुस्तान का नारा लगा दिया है, है ना। तो आज से हम एक नया संकल्प शुरू करते हैं, आज से एक नया हम विचार शुरू करते हैं। कभी ऐसा सुना होगा, ऐसा मैंने कभी ऐसा, आपने कभी लाइफ में सुना है कभी कि ऐसा कभी कि भाई आप फ्री में काम करते हो, वोट नहीं लेते हो, समाज सेवा करते हो, ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना होगा। एक मैं लास्ट स्टोरी बता देता हूँ, फिर मैं फारूक भाई को माइक दे देता हूँ। जो नदी का पानी होता है ना वो मीठा होता है ना, क्योंकि वो देता है। दरिया का पानी होता है ना वो खारा होता है क्योंकि वो लेता है। नदी का पानी जो आता है ना वो दरिया लेता है, और जो गटर का पानी होता है ना वो गंदा होता है क्योंकि वो स्थिर रहता है। अपने को कौन सा पानी बनना है वो सोच लेना, है ना। के बहुत बहुत आभारी है। आपने अपने कीमती समय निकल कर यहाँ पर आए और हमको कुछ जानकारी देने के लिए आए। हालांकि उनके पास लोग उनके ऑफिस में हमेशा मौजूद रहते। हमने एक बार बोला, आज दोपहर को फोन किया, आपको टाइम हो सकते है? आपने बोला हाँ, मुझे कोई भी काम हो तो भी मैं आऊँगा। मैंने बोला कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिसको हेलो हाँ, जिसको आपके बारे में और संगठन के
के बारे में जानकारी देना है। ये जनशक्ति ये एक नाम नहीं है। जनशक्ति मतलब हम लोग जितने भी है, पूरा इंडिया का जितने भी इंसान, उसका परिवार जो है उसको जन बोलते हैं, और शक्ति का मतलब उसका पावर, और ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है, हमारा जो अधिकार है, राइट्स है, उसके बारे में जानकारी लेना, उसके बारे में जानना और उसके ऊपर अमल करना। हम अपने बारे में, हमारे जानकारी के बारे में, हमारे राइट्स के बारे में नहीं जानेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम रोड पे चलते हैं और दो पुलिस वाला आके हमको बोला चलो साइड हो जाओ, क्या है आपके पास, वो जानकारी लेते अपने खीसे में हाथ डालते, हालांकि उसको अधिकार ही नहीं है, मेरे शरीर को टच करने का उसको अधिकार नहीं है जब तक उसके पास कोई भी एविडेंस ना हो, उसके पास कोई भी एलिगेशन ना हो। तो क्यों करते हैं? उनको पता है ये लोग कुछ जानते नहीं है, राइट्स के बारे में नहीं जानते, साइड करो और 2000-5000 लेके इसको रवाना करो, नहीं तो डरा दो, जिस तरह से आपने अभी बताया। तो इसी तरह से हम जी रहे हैं। और हम जो परदेसी है, यहाँ पे आए हैं, भले हम बंगाल के हो, यूपी के हो, बिहार के हो, कोई भी राज्य के हो, यहाँ पे हम रोजी रोटी के लिए आए हैं, घर बार छोड़ करके। हमारे लिए एक अंदर से एक डर है कि हम कुछ करने जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, हमारा परिवार का क्या होगा। तो हमारे अंदर वो डर को निकालना है। और उस डर क्यों है? यहाँ के जो राज्य के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, उसको जितना भी अधिकार है यहाँ पे रहने का, उसका जितने भी सरकारी योजना है उसका लाभ लेने का, इतना भी हमको भी अधिकार है, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं, यहाँ के लोग भी भारत के नागरिक हैं। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिर्फ एक गुजरात के लिए और एक राज्य के लिए नहीं है। वो कुछ भी योजना देते हैं, कोई भी वो योजना बाहर निकालते हैं, पूरे सारे इंडिया के लोगों के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए होते हैं, सबके लिए होते हैं। तो हमारा अधिकार नहीं जानेंगे तो क्या होता है, बहुत सारी योजना ऐसे आते हैं, जैसे सोसाइटी के लिए काम करना, सड़क के लिए काम करना, और लोगों के लिए कुछ काम करना, ये सब योजनाएं तो बहुत सारे हैं गवर्नमेंट के अंदर। वो योजनाएं के लिए पैसे आते हैं, अधिकारी लोग उसमें से आधा खा जाते हैं और आधा रिटर्न कर देते हैं गवर्नमेंट को, उसका कोई हिसाब नहीं होता है। तो उसका लाभ लेने का हमको अधिकार है। हर साल जो बजट निकालते हैं, सब जानते हैं ना, बजट सत्र चालू है, बोलते हैं ना समाचार में, बजट सत्र में एनजीओ ह्यूमन राइट्स के लिए एक बजट निकालते हैं। तो वो बजट का अधिकार, जैसे ये मौलिक सर है, ये उस बजट को अधिकार रखते हैं, वो लाएंगे और हमारे पीछे उसको लगाएंगे, काम कराएंगे। तो जब तक हम इनके साथ नहीं जुड़ेंगे, हमको कहाँ पता चलेगा कि हमारा राइट्स क्या है और हमको क्या क्या मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। हमें समझो कि ये छोटा सा स्कूल करना है, छोटा सा कोई हॉस्पिटल करना है, हमारे अंदर अगर यूनिटी होगा, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक होगा और हम जाके अप्लाई करेंगे, गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। ये हमारा अधिकार है कि हम लोग यहाँ पे इतने लोग रहते हैं, हमारे लिए स्कूल की ज़रूरत है, हमारे लिए एक प्राइवेट एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है, छोटा मोटा एक मेडिकल सिस्टम की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको टैक्स पे करते हैं। हम हर कुछ भी खाते, 5 रुपये के कुछ चना भी खाते ना, उसमें टैक्स लिखा होता है, वो गवर्नमेंट को जाते हो, हमारा अधिकार है उसको वापस लेना। वो हमारे ऊपर दया नहीं करते और हमारे ऊपर कोई वो एहसान नहीं कर रहे, वो हमारा टैक्स का जो पैसा इकट्ठा करके रखे हमारे ऊपर वो खर्च करते। तो हमारा जो अधिकार है वो क्यों नहीं हम ले? तो वो लेने के लिए हमको जानकारी जरूरी है, और कहाँ तक पहुँच हमारे, हम एक जगह काम करते हमको इतना पहुँच नहीं है। जो बंदा पहुँचेला है उनके साथ मिलके अगर काम करेंगे तो हमको कुछ भी दिक्कत होगी, कुछ भी तकलीफ होगी, कुछ भी ज़रूरतें होगी, तो हम इनको कहेंगे तो हमारे लिए ये वहाँ पे खड़े होंगे। यहाँ पे जिस तरह से आए, हर जगह अभी कहा है कि आपको कुछ भी तकलीफें होगी, कोई भी दरकार होगा, वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। और वो सिर्फ बंगाल वालों के लिए नहीं है, जितने भी लोग, कोई भी बंदा, हालांकि इस राज्यों के भी होगा, गुजरात के भी होगा, अहमदाबाद के भी होगा, उसको भी जरूरी है, उसको भी पता नहीं है, उसको भी साइड में ले जाके उससे भी पैसे वसूलते हैं पुलिस वाले। तो सबका राइट्स मतलब ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है? खाली एक राज्यों के इंसान नहीं है, सारे इंडिया के जितने भी लोग हैं सब आ गए उसके अंदर। और यहाँ पे जो है वो भी शोषण हो रही है, बाहर से जो है वो तो डबल हो रही है। तो हमारा अधिकार हम जानेंगे तब जाके हम उसके निपटेंगे, उससे बात करेंगे। जिस तरह से हमारे कॉम्प्लेक्स में कभी 2 पुलिस वाले चढ़ जाते हैं तो लोग भागने लगते, अरे पुलिस वाले, अरे कोई चोरी का धंधा अगर करता हो तो राज्य सरकार क्या झक मरा रहा है? यहाँ पे राज्य सरकार सोया हुआ है, उसको दिखता नहीं है कि यहाँ पे सटनी पोल के अंदर चोरी का धंधा चल रहा है।
गोल्ड का चोरी का धंधा चल रहा है तो वहाँ जाके पहले सील लगाओ, क्यों नहीं करिए? जब नहीं किया समझो कि हम लीगल काम कर रहे हैं और हमको भागने की कोई जरूरत नहीं है, मगर हमारे अंदर वो ताकत, वो शक्ति नहीं है कि हम इसके सामने लड़ाई करें, इसके सामने बात करें। हम डरते हैं, इसके लिए हम भागते हैं। तो इस डर को निकालने के लिए ही ये भाई साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम भी इसके साथ जुड़, डर को निकालना। हमें अगर कोई रास्ते में पकड़ते, हम यहाँ से हमारे घर तक जाते हैं, रात को 12 बजे 1 बजे तक जाते हैं। कभी कोई पुलिस वाला पकड़ा और बोले कि आपका क्या ये है प्रूफ है, आप बांग्लादेशी नहीं है, आप आतंकवादी नहीं, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं। मगर इनके साथ जुड़े हुए अगर कार्ड होगा हमारे साथ, हम कहेंगे हम ह्यूमन राइट्स के साथ जुड़े हुए हैं और हम अच्छे काम करते, समाज के सेवा के काम करते। आप कुछ क्या बात कर रहे हैं? वो डरेंगे पहले कि हम किसके ऊपर हाथ उठाया। इसके पीछे बहुत बड़ा सिस्टम है। ह्यूमन राइट्स सिर्फ मौलिक सार नहीं है, इस गवर्नमेंट का ह्यूमन राइट्स का नियम मैं बता दूं, जो यूएन है ना, यूएन पूरे सारे दुनिया के बहुत सारे, कुछ देश को छोड़ करके सारे देश यूएन के साथ जुड़े हुए। जैसे WHO है ना, वर्ल्ड के जो हेल्थ सिस्टम है WHO के साथ जुड़े हुए, जब जाके सबको, सब देश को मेडिसिन मिलता है। अगर WHO के साथ हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे हमारा देश, तो इसको मेडिकल नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेगी, कोई देश इसको दे भी नहीं सकता, ये अथॉरिटी है। तो मर जाएंगे यहाँ के लोग। जिस तरह से इराक में ये बंद किया था एक बार, जब अमेरिका ने बैन लगाया इराक के ऊपर, तो ये WHO ने भी बैन लगाया था। तो इराक के अंदर हर 1.5 लाख बच्चे पैदा होकर मर रहे थे, 1.5 लाख बच्चे मर रहे थे। उसके पास ड्रग्स नहीं था, दवा बनाने का कोई तरीका नहीं था, और दूसरे देश उसको दे भी नहीं सकते। इसी तरह से ह्यूमन राइट्स जो है, जैसे कि समझो कि हम एक बहुत बड़ा, एक राज्य के ऊपर सारे राज्य मिलकर के, या तो एक सोसाइटी के ऊपर सारे, एक बहुत बड़ा सोसाइटी, सारों बाजू के लोग मिलकर के हमला कर दिया और हमारे ऊपर बहुत जुल्म हुआ है उस सोसाइटी के ऊपर। और वो सोसाइटी जाते हैं पुलिस वाले के पास केस लिखवाने, वो देखते कि ये ज़्यादातर तादाद उस तरफ है, तो उस तरफ जाते तो हमारा केस नहीं लेते। हम मिनिस्टर के पास जाते, मिनिस्टर देखते हमारा वोट ज़्यादा उधर मिलेगा तो इसको मरने दो, वो नहीं लेते। तो हमारे लिए कौन लड़ाई करेगा? तो ह्यूमन राइट्स जो है, यूएन जो है, अमेरिका जो यूएन का जो सिस्टम है, यूनाइटेड नेशन जिसको कहा जाता है, वहाँ से इसको ऑपरेट किया जाता है। पूरे सारे वर्ल्ड में जो जो देश जुड़े हुए हैं, वहाँ पे अगर यहाँ के देश के जो प्राइम मिनिस्टर भी हमारी बात नहीं सुनते ना, तो यूएन में हमारे केस पहुँचेंगे। जैसे म्यांमार के बारे में सब जानते हैं, म्यांमार में बहुत सारे लोगों को जिंदा काटा गया, मारा गया, और म्यांमार का जो प्रेसिडेंट था, वांग सांग सूची उसके नाम है, उसके लिए कौन लड़ाई करेंगे? दूसरा के देश तो उसके ऊपर केस नहीं कर सकते, उसके देश में केस करेंगे तो वही जीत जाएंगे। तो उसका केस कहाँ पे हुआ? यूएन में हुआ, यूनाइटेड नेशन में। और वो सूची को वहाँ जाना पड़ता है, जब भी डे आते हैं ना उस केस का, वहाँ पे जाना पड़ता है उसको, और वहाँ से उसका केस हुआ, जब जाके वो ठंडा पड़ा। तो हमारे अंदर ये ताकत है ह्यूमन राइट्स के अंदर। अगर यहाँ पे किसी ने नहीं सुना, इस राज्य के पुलिस ने नहीं सुना, यहाँ के गवर्नमेंट ने नहीं सुना, तो हम ऊपर तक जा सकते हैं, वो पावर है, और बिना कोई पैसा खर्च किए। हम यहाँ तो वकील को पैसा दे देकर भी हम पहुँच नहीं सकते, तो हमें जुड़ने से यही फायदा है। और जैसे कि मेडिकल सिस्टम में गवर्नमेंट ने जो सुविधा दिया है, वो सुविधा हमको मिलेगा। आयुष्मान कार्ड करना है, वो मौलिक सर बोले हम एक कैंप लगाएंगे, आप लोगों का सब फ्री में आयुष्मान कार्ड हो जाएगा। हम आयुष्मान कार्ड करने जाते हैं, वहाँ हॉस्पिटल के बाहर 1-2 बंदा बैठे होते, लाओ 500 आपको करवा देते। हम क्या करते हैं, हमारा अधिकार है फ्री में लेना, मगर उसको 500 दे के करवा, क्योंकि हमको पता नहीं है कैसे करना चाहते। तो ये सब सुविधा हमको मिलेगी। तो ये सब सुविधा के लिए हम तैयार है ना? तो हम सब जुड़ने के लिए तैयार है मौलिक सर के साथ। वो हमारे पास पैसा लेने नहीं आए, उसको जरूरत भी नहीं है। उन्होंने एक ही बात का, वोट और पैसा दोनों चीज मुझे नहीं चाहिए। आप लोगों का जो भी तकलीफ, जो भी दिक्कतें हैं, वो मेरे सामने रखो और मैं उसके लिए लड़ा। 2-3 दिन पहले एक केस आया था, एक बंदे को 2 पुलिस वाला आए उसके दुकान में और उठा के ले गए। बोले आपके ऊपर केस है, ये है वो है, झूठा बोल के ले गए उस बंदे को। और क्या बोले, तुम्हारा 5 साल पहले कोई मगजमारी कुछ भी हो, लेन देन का मामला, उस बारे में आपको लेके जा रहे हैं। उसके दुकान से फ़ोन ले गए, उसके दुकान से कागजात ले गए। हालांकि उसको अथॉरिटी नहीं है, पहले उसको लेटर भेजना पड़ेगा
बाबा कोई केस करते हैं ना, लेटर भेजना पड़ता है। लेटर भेजेंगे, वो बंदा अगर हाजिरी नहीं दिया पुलिस स्टेशन में, फिर जाके वारंट निकालते। तो डायरेक्ट वारंट कैसे आ गए? तो उसको ले गए, तो बेचारी जो ले जाके वो बहुत धमकाए, ये किया वो किया, जो भी किया होगा। तो बेचारी बोले कि हम कोई है ही नहीं, हम क्या करेंगे। तो चलो मनवाली करते, जैसे भी देखे इसको निवरा करते। तो हम जाके मौलिक सर से बात रखी और वो केस को दफा रफा करके, जो बंदे आए थे झूठा एलिगेशन लेके, उसके ऊपर एलिगेशन हो गया। वो अभी भागते थे। इसलिए हम कर सकते, वो पुलिस वाले थे। हाँ, वो जो आए थे वो पुलिस वाले ही थे। और पुलिस स्टेशन में उसका जब फोन किया गया ना, बोले हमारी तरफ से कोई नहीं गया। बोलो, पुलिस खुद डरने लगी। अब तो ऐसा होना चाहिए। 2 दिन पहले की बात है। 2 दिन पहले की बात है और ये हो चुका है। तो हम जितने भी है ना, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है और हमारे लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। हमको कोई चांटा मारेगा तो बाजू से कोई निकल जाएगा, कोई बोलने वाला नहीं, क्यों मार रहे हो। वो सोचेंगे कि मुझे भी पड़ेगी, तो हमें चांटा मार के वो ऐसे फंसेंगे ना, तो जिंदगी भर उसका खानदान का भी आग नहीं उठा। तो इसके लिए हम जुड़ना चाहते, सब जुड़ेंगे ना। इनकी एक बात करूँ समझ में आई, जैसे बोला ना मत बूढ़ा बनना अपने को। मधमाखी मधमाखी जो अगर मारे उसके पीछे तुम भागो, तुम्हारे पीछे वो नहीं भागे।